है कि चुंबक किन किन चीज़ों पर होता है, जैसे कि टिफिन और पंखे पे और फ्रिज और रेडियो। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो जब हम फ्रिज से कुछ भी निकालते हो तो फ्रिज खुद ही बंद हो जाता है, क्योंकि फ्रिज पर चुंबक लगा रहता है। और आप जैसे रेडियो को देखते होंगे तो जो रेडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि आस्था ने बोला चुंबक को जाने, और मैं आपको बताने जा रही हूँ चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ जो अपने तरफ आकर्षित करता है, अचुंबकीय पदार्थ जो अपने तरफ आकर्षित नहीं करता। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, अचुंबकीय पदार्थ कागज। धन्यवाद। मैं आज आपको प्रतिकर्षण और आकर्षण के बारे में बताने जा रहा हूँ। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। हमने दो चुंबक लिए हैं जिसमें N और S ध्रुव है। अगर N ध्रुव हो तो प्रतिकर्षित करता है, अगर NS ध्रुव हो तो आकर्षित करता है, अगर SN हो तो आकर्षित करता है, अगर SS हो तो प्रतिकर्षित करता है। धन्यवाद। जैसे भाई प्रसाद और बहन अनुष्का आस्था ने बताया कि चुंबक के बारे में बताया, और मैं चुंबक के ध्रुव के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर हम चुंबक को जो उत्तरी ध्रुव होता है उसमें N होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है उसमें S होता है। अगर समान ध्रुव मिल जाए तो वह प्रतिकर्षित करेंगे, अगर असमान ध्रुव मिल जाए तो वह आकर्षित करेंगे। धन्यवाद। मेरा टॉपिक अम्बिका में पाचन। अम्बिका एक कोशिकीय जीव है। अम्बिका पानी में पाया जाता है। खाद्यान्य में अम्बिका का पाचन होता है। धन्यवाद। आज मैं आपको दांत के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। दांत चार प्रकार के होते हैं: इंसिजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसिजर हमारे खाने को काटने का काम करती है। केनाइन हमारे भोजन को तोड़ने का काम करता है। मोलर और प्रीमोलर हमारे खाने को चबाने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे के लिए दांत आवश्यक है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है? पहले हमारे आगे थाली आती है। थाली में हम हाथ डालते हैं, हाथ से हमें मुंह में जाता है, मुंह से लार और दांतों के द्वारा चबाए जाते हैं, तब वो बड़ी हो जाते हैं। रसनली के द्वारा पेट में जाते हैं। पेट में उसका 10% पाचन होता है। 10% पाचन जो छोटे छोटे कोशिकीय जीव होते हैं वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो छोटी आंत में जाते हैं। छोटी आंत खाने का पाचन होता है। उसके बड़ी आंत में पानी का पाचन होता है। पानी का पाचन वहाँ पे जो खाना है वहाँ पे जो जाता है तब वहाँ पे मल के द्वारा खाया जाता है। मेरे टॉपिक का नाम है प्राणियों में पोषण। प्राणी, आप जानते होंगे कि प्राणी विभिन्न प्रकार की होती हैं। इधर देखें तो मनुष्यों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अपने कामों के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उधर देखें तो जंतुओं में घास खाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। मेरे पास कृषि पद्धति है। पहले हम मिट्टी की तैयारी करते हैं और उसको हम उल्टा कर देते हैं। उतने के बाद हम उसमें बीज बोते हैं और वहाँ खाद डालते हैं। खाद के बाद हम बीज डालते हैं। तो जो बीज को हम गुड़ाई करते हैं। जो बीज में खरपतवार आया होगा उसे हम अलग कर देते हैं। उतने के बाद हम उस खेत की सिंचाई कर देंगे। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। और उतने के बाद हम उसको काटते हैं और उसे हम सुखाते हैं और उतने के बाद हम भंडारण कर देते हैं। धन्यवाद।
कृषि औजार हम उसे कहते हैं जैसे कि पहले के जमाने में सब हल से खेत बोते थे, पर वर्तमान काल में सब ट्रैक्टर ला चुके हैं। और पहले हम दरांती से घास काटते थे, पर अब घास काटने की मशीन आ चुकी है, सब उसी से घास कटाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आस्था है। मेरे टॉपिक का नाम पानी विलुप्त कैसे होता है। अगर कोई पेड़ पौधे नहीं लगाएगा तो पानी विलुप्त होगा। अगर कोई पेड़ पौधे काटेगा तो पानी बंद होगा और पानी विलुप्त होने लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुष्का है। मैं अब आप सभी को जल की विविध अवस्थाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। ठोस, द्रव, गैस। ठोस जैसे बर्फ, द्रव पानी, गैस जैसे कि एक नदी है, उसका वाष्पीकरण हुआ। थैंक यू। मैं आपको संकलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे किसी बर्तन में बूंदें इकट्ठी होती तो उसे हम संकलन कहते हैं, या बादलों में बूंदें इकट्ठी होती हैं, उसे हम संकलन कहते हैं। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम जल चक्र है। अगर वर्षा होती है तो जो पानी की बूंदें तालाब में इकट्ठी होती है तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे कि वह पानी वाष्पित होकर गैस के रूप में ऊपर आसमान में चले जाता है, जिसे कि हम वाष्पीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद वह संकलन बादलों में चले जाता है, जिसे हम संकलन कहते हैं। और उसके बाद वह पानी नीचे जमीन में आ जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहित है। आज मैं आपको वाष्पीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब वर्षा होती है तो वहाँ वर्षा का पानी तालाब में जाता है तो वह गैस के रूप में आसमान में चला जाता है। धन्यवाद। सूक्ष्म जीव मित्र शत्रु। पाठ से मेरे पास टॉपिक है सूक्ष्म जीव मित्र। जैसे दूध से दही का जमना, उसे हम सूक्ष्म जीव मित्र कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। धन्यवाद। सूक्ष्म जीव एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव एवं शत्रु हम उसे कहते हैं जैसे कि हम हाथ ना धोए तो सूक्ष्म जीव हमारे हाथों पर रहेंगे, तब हम बीमार पड़ सकते हैं। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद। मैं आपको सूक्ष्म जीव के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी। हम सूक्ष्म जीव को 4 प्रकार में बांट देंगे, जैसे कवक और प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल। धन्यवाद। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। मैं प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। जैसे सूरज की गर्मी हम माप सकते हैं। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम डॉक्टरी थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर हम उसे कहते हैं जैसे कि किसी को बुखार है, उसे नापने के लिए हमको डॉक्टरी थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टरी थर्मामीटर 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं, इसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। हम उसे कहते हैं जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाना, जैसे कि पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश आना, बल्ब का जलना, मोमबत्ती का जलना और आदि। धन्यवाद। आज मैं आपको तापमान के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब किसी को बुखार आता है तो हम उसका तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से नापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नाप सकते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर से हम सूरज की गर्मी और दूध और पानी को नाप सकते हैं। धन्यवाद।